सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल रहा है। आखिर ये जो मैटर है, ये दुनिया, ये बनी किस चीज़ से है? चलिए आज इसी बुनियादी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर पदार्थ के सबसे छोटे कण यानी परमाणु के पीछे के विज्ञान को समझने का है। हम केमिस्ट्री के उन नियमों से शुरू करेंगे जो कभी नहीं बदलते, फिर डाल्टन की थ्योरी पर आएंगे, देखेंगे कि एक एटम असल में कितना बड़ा होता है, और आखिर में केमिस्ट्री की भाषा यानी केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो एटम्स को समझने से पहले हमें उन रूल्स को समझना होगा जिन्हें वे फॉलो करते हैं जब वे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये नियम ही केमिस्ट्री की नींव हैं, इसका बेस हैं। वैसे परमाणु का आइडिया कोई नया नहीं है। भारत में महर्षि कणाद ने इसे परमाणु कहा तो ग्रीस में डेमोक्रिटस ने एटम। लेकिन सदियों तक ये सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक सोच थी। असलियत में इसे साइंस बनाया 18वीं सदी में आंतवान लेवोजियर जैसे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दम पर। पहला और सबसे जरूरी नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को न तो बनाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है, बस उसकी फॉर्म बदलती है। मतलब रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी बिल्कुल उतना ही रहेगा। इसे एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। सोचिए, एक बंद फ्लास्क में दो अलग अलग केमिकल्स लेके उनका वजन किया, फिर फ्लास्क को टेढ़ा करके उन्हें मिक्स कर दिया, जिससे एक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के बाद जब फ्लास्क को दोबारा तौला गया तो वजन बिल्कुल सेम था, कुछ भी गायब नहीं हुआ, मास कंजर्व्ड रहा। दूसरा जरूरी नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे पानी एक फिक्स्ड रेसिपी से बनता है। उसमें एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी लिया गया हो। पानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चाहे नदी का पानी हो या लैब में बना पानी, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही मिलेगा। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 14:3 होता है। ये प्रकृति का एक पक्का नियम है। तो अब सवाल यह था कि इन नियमों के पीछे की वजह क्या है, इनके पीछे क्या लॉजिक है। इसका जवाब दिया एक ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के साथ। ये है जॉन डाल्टन। इन्होंने पुराने फिलोसॉफिकल आइडियाज को लिया और उन्हें केमिकल लॉज के आधार पर एक प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी में बदल दिया, जिसने केमिस्ट्री की पूरी दिशा ही बदल दी। डाल्टन की थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज एटम्स से बनी है जो इनडिविजिबल हैं, मतलब उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। एक एलिमेंट के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब कंपाउंड्स बनते हैं तो एटम्स हमेशा एक फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। चलिए अब डाल्टन की थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और खुद एटम को जरा करीब से देखते हैं। आखिर ये कितना बड़ा है। जैसे एक मिस्त्री ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाता है और फिर उन दीवारों से एक पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक उसी तरह हमारे आसपास का हर पदार्थ एटम से बना है। एटम्स ही नेचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी रेडियस को नैनोमीटर्स में मापा जाता है, जो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। जाहिर है, इसीलिए हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर एक एटम इतना छोटा है कि उसे तौलना नामुमकिन है, तो फिर साइंटिस्ट ने उसका मास, उसका द्रव्यमान पता कैसे लगाया? इसका सॉल्यूशन है रिलेटिव एटॉमिक मास। सोचिए, एक फल बेचने वाले के पास वजन के बाट नहीं है, तो वो एक तरबूज उठाता है और कहता है कि इसका वजन 12 यूनिट है। अब वो बाकी सारे फल उस तरबूज के मुकाबले तौलता है। केमिस्ट्री में कार्बन 12 एटम को वही स्टैंडर्ड तरबूज माना गया है। उसके मास के 12वें हिस्से को 1 यूनिट मानकर बाकी सभी एलिमेंट्स के एटम्स को उसके रिलेशन में तौला जाता है। अब ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स अकेले नहीं रहते, वो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और उन चीजों को बनाते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जुड़ते कैसे हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो आजाद रह सकता है और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर O2 बनाते हैं, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट।
लेकिन जब अलग-अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी H2O बनाते हैं, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एटम्स के जुड़ने का एक और तरीका है आयन बनाकर। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है या पा लेता है, तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को एनायन कहते हैं। अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, तो चलिए केमिस्ट्री की भाषा लिखना सीखते हैं, यानी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज है वैलेंसी को समझना। आसान भाषा में कहें तो ये किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की कैपेसिटी है। इसे एटम के हाथ की तरह समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ सकता है, जिनके पास एक एक हाथ होता है। फॉर्मूला लिखने का सबसे आसान तरीका है क्रिस क्रॉस मेथड। जैसा कि यहां दिख रहा है, पहले एलिमेंट्स के सिंबल लिखें, फिर उनकी वैलेंसी ऊपर लिखी और उसके बाद वैलेंसी के नंबर्स को एक दूसरे के नीचे क्रॉस करके लिख दिया और बस फॉर्मूला तैयार है, Al2O3। ये मेथड हर बार काम करता है। देखिए, मैग्नीशियम और क्लोरीन की वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करने पर बना MgCl2। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब OH- जैसा कोई पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज्यादा बार आए तो उसे ब्रैकेट में रखना जरूरी है, जैसे CaOH2 में। तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया को समझा, लेकिन डाल्टन की एक बात पर वापस चलते हैं कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता। क्या यह सच है, या क्या एटम के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है? इसका जवाब हम खोजेंगे अगले चैप्टर में।